इन लड़कियों को बंदी बनाकर उनसे जबरदस्ती दूध निकलवाया जाता था। उनके शरीर मशीनों से जुड़े थे और हर दिन उन्हें दर्द सहने पर मजबूर किया जाता था। भागने की कोशिश करने वालों के साथ इतना खौफनाक व्यवहार होता था कि बाकी लड़कियां डर से कांप उठती थीं। Please, please, please. कहानी शुरू होती है नोरा और एलेक्स नाम के एक यंग कपल से, जो छुट्टियां मनाने के लिए एक सुनसान ग्रामीण इलाके से रोड ट्रिप पर निकले होते हैं। चारों तरफ वीरानी लंबी सड़कें और अजीब सा सन्नाटा। रास्ते में अचानक नोरा को वॉशरूम जाना होता है। एलेक्स गाड़ी रोकता है, लेकिन आसपास कुछ नहीं होता। बस एक बंद पड़ी दुकान। मजबूरी में नोरा दुकान के पीछे चली जाती है। वहां पहुंचकर उसे कुछ अजीब चीजें दिखाई देती हैं। जमीन पर पड़े कपड़े, एक पुराना बटुआ और पास में पड़ी इंसान की सूखी खोपड़ी जैसी कोई चीज। थोड़ी देर के लिए वो डर जरूर जाती है, लेकिन फिर सोचती है शायद ये कोई मजाक होगा या पुरानी चीजें होंगी। वो वापस गाड़ी में आकर एलेक्स को सब बताती है, लेकिन एलेक्स इसे सीरियस नहीं लेता। उसे लगता है कि ये बस बेकार का वहम है। इसके बाद दोनों फिर से अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। कुछ देर बाद रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी औरत मिलती है जिसकी गाड़ी खराब हो चुकी होती है। एलेक्स उसकी मदद करने के लिए रुक जाता है, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि यही फैसला उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बनने वाला है। लेकिन वो बूढ़ी औरत उल्टा नोरा के साथ बदतमीजी करने लगती है। माहौल इतना अजीब हो जाता है कि नोरा तुरंत वहां से निकलने को कहती है और दोनों उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। कुछ देर बाद उन्हें भूख लगती है, इसलिए वे रास्ते में पड़े एक छोटे से रेस्टोरेंट पर रुक जाते हैं। खाना ऑर्डर करके जब दोनों इंतजार कर रहे होते हैं, तभी एलेक्स नोटिस करता है कि कमरे के कोने में बैठा एक आदमी लगातार उनकी तरफ घूरे जा रहा है। उसकी नजरें इतनी अजीब होती हैं कि माहौल और भी अनकंफर्टेबल लगने लगता है। एलेक्स गुस्सा तो होता है, लेकिन बात बढ़ाने के बजाय उसे नजरअंदाज करके खाना खाने लगता है। खाना खत्म होने के बाद जैसे ही दोनों बाहर निकलने लगते हैं, तभी वो रहस्यमयी आदमी अचानक उनके पास आ जाता है और नोरा का हाथ पकड़ लेता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी सनक थी और वो कुछ ऐसा कहता है जिससे पल भर में माहौल डरावना हो जाता है। दोनों किसी तरह वहां से निकलते हैं और दोबारा सड़क पर आ जाते हैं, लेकिन अब एक नई समस्या सामने आ जाती है। गाड़ी का पेट्रोल लगभग खत्म होने वाला। मजबूरी में उन्हें एक पेट्रोल पंप पर रुकना पड़ता है। वहां एलेक्स पंप पर काम कर रहे एंड्रयू नाम के आदमी से पूछता है कि आसपास रुकने की कोई जगह मिलेगी क्या। एंड्रयू हल्की मुस्कान के साथ कहता है कि ज्यादा दूर नहीं, एक सस्ती जगह है जहां वो रात गुजार सकते हैं। बिल देकर दोनों वापस गाड़ी में बैठ जाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि एंड्रयू शीशे के पीछे खड़ा उन्हें जाते हुए बहुत अजीब तरीके से देख रहा होता है। रास्ते में एलेक्स कहता है कि उन्हें एंड्रयू वाली जगह पर रुक जाना चाहिए क्योंकि वो काफी थक चुका है, लेकिन नोरा का मन मान नहीं रहा था। उसे शुरू से ही सब कुछ अजीब लग रहा था, जैसे कुछ गलत होने वाला। वो एलेक्स को समझाने की कोशिश करती है कि शायद वो जगह सुरक्षित नहीं होगी, लेकिन एलेक्स उसे समझाता है कि इतनी थकान में लगातार गाड़ी चलाना भी खतरनाक हो सकता है। काफी देर समझाने के बाद नोरा आखिरकार मान जाती है, लेकिन जैसे ही दोनों उस जगह पर पहुंचते हैं, नोरा के मन में बेचैनी और डर अचानक बढ़ने लगता है। वो जगह बेहद सुनसान थी, टूटी फूटी और इतनी डरावनी कि वहां खड़े होकर भी अजीब सा एहसास हो रहा था। एलेक्स नोरा को समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि जगह उतनी भी डरावनी नहीं है जितना वो सोच रही है। बाहर खड़ी इतनी सारी गाड़ियां देखकर यही लग रहा था कि यहाँ और लोग भी रुके हुए हैं। लेकिन जैसे ही दोनों अंदर जाते हैं, उनका दिल बैठ जाता है। पूरा हॉल खाली पड़ा था, न कोई मेहमान, न कोई आवाज, बस अजीब सी खामोशी, धूल और डाइनिंग टेबल पर रखी गंदी प्लेटें। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ देर पहले तक यहाँ लोग मौजूद थे, लेकिन अचानक सब गायब हो गए। दोनों धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, तभी अचानक पीछे से एक आदमी आ जाता है। वो वहां का केयरटेकर था। उसकी एंट्री इतनी अचानक और डरावनी होती है कि नोरा और ज्यादा घबरा जाती है। इसके बावजूद एलेक्स वहीं रुकने का फैसला करता है। केयरटेकर उन्हें एक कमरे तक ले जाता है, लेकिन अंदर जाकर दोनों फिर चौंक जाते हैं। वो कोई नॉर्मल होटल रूम नहीं था। वहां कई सारे बेड एक साथ लगे हुए थे, जैसे कोई पुराना हॉस्टल हो। केयरटेकर बताता है कि पहले ये जगह स्काउट बच्चों के रहने के लिए इस्तेमाल होती थी, लेकिन अब यहाँ बहुत कम लोग आते हैं। उसके जाते ही नोरा एलेक्स पर भड़क उठती है। उसे शुरू से लग रहा था कि यहाँ रुकना बहुत बड़ी गलती है, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उसी कमरे के एक बिस्तर पर पहले से खून के दाग मौजूद थे और शायद उनसे पहले यहाँ रुके लोग कभी वापस घर नहीं जा पाए थे, क्योंकि रात काफी हो चुकी थी और उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। इसलिए दोनों बस हाथ मुंह धोकर सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि जब वो गहरी नींद में थे, तब कोई उन्हें चुपचाप देख रहा था। कमरे के एक कोने में पिंजरे के पीछे छिपा एक आदमी खड़ा था, जिसने बकरी के सिर जैसा डरावना मुखौटा पहन रखा था। वो बिना आवाज किए बस उन पर नजर रखे हुए था। कुछ समय बाद जब नोरा की आंख खुलती है, तो वो खुद को उसी कमरे में नहीं पाती। अब वो एक छोटे से लोहे के पिंजरे में बंद थी, बिल्कुल किसी जानवर की तरह। घबराकर वो जोर जोर से चीखने लगती है और बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आवाज सुनते ही दो लोग वहां आते हैं। एक ने गाय का मुखौटा पहन रखा था और दूसरे ने बकरी का। दोनों बिना कुछ बोले उसके पास आते हैं और उसे फिर से बेहोश कर देते हैं। जब नोरा को दोबारा होश आता है, तो वो खुद को एक पुराने गंदे और अंधेरे गोदाम में पाती है। उसे एक कुर्सी से कसकर बांधा गया होता है। उसके सामने खरगोश का मुखौटा पहने एक औरत खड़ी। अचानक वो औरत उसके शरीर में एक अजीब सा तरल इंजेक्ट कर देती है। नोरा दर्द से चीख उठती है। उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या किया जा रहा है, लेकिन साफ था कि वो लोग उसे जबरदस्ती प्रेग्नेंट करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ देर बाद वही मुखौटा पहने लोग वापस आते हैं और नोरा को घसीटते हुए
एक बड़े लोहे के पिंजरे में डाल देते हैं। रास्ते में नोरा देखती है कि वहाँ बहुत सारे लोग मुखौटे पहनकर बिल्कुल सामान्य जिंदगी जी रहे हैं, जैसे वो कोई आम गांव हो। लेकिन अगले ही पल सब कुछ और भी डरावना हो जाता है, क्योंकि उसकी आंखों के सामने एक आदमी को बेरहमी से मार दिया जाता है। अब नोरा को समझ आने लगता है कि वो किसी सामान्य जगह पर नहीं, बल्कि इंसानों के एक डरावने फार्म में फंस चुकी थी। उसे एक बड़ी बिल्डिंग के अंदर बंद कर दिया जाता है और बाहर से भारी दरवाजा लॉक कर दिया जाता है। उधर दूसरी तरफ एलेक्स को भी होश आता है। वो खुद को एक पिंजरे में बंद पाता है। उसके सारे कपड़े उतार लिए गए थे और आसपास नजर डालने पर उसे समझ आता है कि वहां और भी कई लोग उसी हालत में कैद हैं। असल में उस फार्म को 2 हिस्सों में बांटा गया था, एक महिलाओं के लिए और दूसरा पुरुषों के लिए। कुछ देर बाद 3 मुखौटा पहने लोग वहां आते हैं। वे बिना कुछ बोले एक कैदी के पास जाते हैं और इतनी बेरहमी से उसे मार देते हैं कि एलेक्स की रूह कांप उठती है। ये सब देखकर एलेक्स पूरी तरह टूटने लगता है और डर के मारे पागलों की तरह बर्ताव करने लगता है। नोरा और एलेक्स को जब होश आता है तो उन्हें समझ नहीं आता कि वो किस भयानक जगह पर फंस गए हैं। रात के अंधेरे में किसी अनजान आदमी ने उन्हें पकड़ लिया होता है और अब वो एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा बन चुके थे जो बाहर से तो एक फार्म जैसा लगता था, लेकिन अंदर से पूरी तरह डरावना सच छुपाए हुए था। नोरा को एक पिंजरे में बंद कर दिया जाता है और एलेक्स को भी अलग जगह ले जाया जाता है। दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और धीरे धीरे उन्हें एहसास होता है कि ये जगह सामान्य नहीं है। यहाँ लोगों को बंद करके रखा जाता है और सब कुछ बहुत ही अजीब तरीके से चलता है। एलेक्स जब दूसरी जगह पहुंचता है तो देखता है कि वहाँ कई लोग पहले से कैद हैं और माहौल पूरी तरह डर और खामोशी से भरा हुआ है। थोड़ी देर बाद कुछ मुखौटा पहने लोग आते हैं और कैदियों को इधर उधर ले जाने लगते हैं। उनका व्यवहार बिल्कुल बेरहम होता है और ऐसा लगता है जैसे ये सब उनके लिए आम बात हो। इसी बीच नोरा को भी एक अंधेरी जगह में रखा जाता है जहाँ कई और लोग भी कैद होते हैं। वहाँ हर किसी के चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। नोरा समझ नहीं पाती कि उसके साथ क्या होने वाला है, लेकिन उसे इतना पता चल जाता है कि यहाँ से बाहर निकलना आसान नहीं है। उधर एलेक्स भी बहुत परेशान हो जाता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम हो जाती है। धीरे धीरे दोनों को समझ आता है कि ये जगह एक बड़े और खतरनाक सिस्टम का हिस्सा है जहाँ इंसानों के साथ बहुत गलत चीजें होती हैं। कुछ समय बाद वहाँ का असली मालिक और बाकी लोग आपस में बात करते हैं, जिससे साफ होता है कि ये पूरा सेटअप किसी बड़े प्लान के तहत चल रहा है और नए लोग हर दिन यहाँ लाए जाते हैं। इसके बाद फुलान और सुअर का मुखौटा पहने लोग महिलाओं वाले हिस्से में जाते हैं। वहां का सच और भी ज्यादा डरावना था, लेकिन सीधे सीधे कुछ नहीं दिखाया गया था। सब कुछ छुपा हुआ और सिस्टम जैसा चल रहा था। वह जगह असल में एक ऐसा फार्म थी जहां इंसानों को सिर्फ एक संसाधन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। हर किसी की जिंदगी वहां किसी न किसी तरीके से कंट्रोल में थी और किसी को भी आजादी नहीं थी। कैद की गई महिलाओं में कुछ ऐसी भी थी जो पहले से मां बन चुकी थी और उनकी हालत देखकर साफ था कि यहाँ किसी की भी परवाह नहीं की जाती। बच्चों को भी वहां बहुत सख्ती और बेरहम सिस्टम के तहत अलग कर दिया जाता था, जिससे वहां मौजूद हर इंसान डर और टूटे हुए हालात में जी रहा था। फुलान के लोग वहां सब कुछ मैनेज करते हैं, जैसे ये कोई बिजनेस हो। लोगों को कैद कर उन्हें कंट्रोल करना और पूरे सिस्टम को चलाना उनके लिए रोज का काम था। इसी बीच बाहर से आए कुछ लोग भी इस पूरे सिस्टम का हिस्सा बनते दिखते हैं, जो चीजों को और भी संदिग्ध बना देता है। एंड्रियो भी वहां दिखाई देता है, लेकिन उसका व्यवहार अब पहले से ज्यादा अजीब और अस्थिर हो चुका था। वह खुद भी उस सिस्टम से जुड़ा हुआ था, लेकिन अब उसका दिमाग धीरे धीरे टूटता हुआ दिख रहा था। वह गुस्से में कुछ लोगों पर चिल्लाता है, जिससे माहौल और तनावपूर्ण हो जाता है। अब साफ हो जाता है कि इस जगह पर सिर्फ कैदी ही नहीं, बल्कि वहां काम करने वाले लोग भी मानसिक रूप से बिगड़ चुके हैं। फुलान को उसी समय एक ग्राहक का फोन आता है। दूसरी तरफ से आवाज आती है कि पहले जो खाना मंगवाया गया था उसमें कुछ बेहद अजीब और गलत चीजें मिली हैं। यह सुनकर फुलान का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वह तुरंत इस मामले को दबाने की कोशिश करता है, लेकिन साफ दिखता है कि सिस्टम में कहीं न कहीं बड़ी गड़बड़ हो रही है। इतने में बकरी का मुखौटा पहने आदमी आता है और उन्हें जल्दी से महिलाओं वाले पिंजरे की तरफ चलने को कहता है। वहां कुछ समस्या हो गई थी। तीनों तुरंत वहां पहुंचते हैं और जो देखते हैं उससे माहौल और भी गंभीर हो जाता है। एक महिला की मौत हो चुकी है और पास ही एक लकड़ी का टुकड़ा पड़ा है जिस पर एक नाम लिखा हुआ था, एंड्रयू। यह देखकर फुलान तुरंत समझ जाता है कि यह किसी अंदरूनी गड़बड़ी या बगावत का संकेत है। वह बिना देर किए अपने आदमियों को आदेश देता है कि एंड्रयू को तुरंत ढूंढा जाए और पकड़ कर लाया जाए। उधर नोरा, जो अभी भी पिंजरे में बंद है, अपने बगल वाले पिंजरे की ओर ध्यान देती है। वहां एक और महिला है जिसकी हालत बहुत खराब है। नोरा धीरे से उससे बात करने की कोशिश करती है। दोनों एक दूसरे से अपनी तकलीफें साझा करते हैं और पहली बार नोरा को महसूस होता है कि वह अकेली नहीं है। उस महिला का नाम एलेस से होता है। उसकी हालत देखकर नोरा अंदर ही अंदर टूट जाती है, लेकिन फिर भी वह खुद को संभालती है और मन में ठान लेती है कि वह सिर्फ अपनी नहीं, बल्कि यहाँ फंसी हर महिला की मदद करेगी और किसी भी तरह इस जगह से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढेगी। उधर बकरी मुखौटा वाला आदमी एंड्रयू की तलाश में तेजी से आगे बढ़ता है और अब कहानी एक और खतरनाक मोड़ की ओर बढ़ने लगती है। एंड्रयू को जब बकरी मुखौटा वाला आदमी पकड़ता है तो उसे फुलान के सामने लाया जाता है। फुलान का चेहरा गुस्से और चिंता दोनों से भरा होता है। उसे समझ आता है कि सिस्टम के अंदर अब कंट्रोल कमजोर पड़ रहा है। एंड्रयू मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुका था। वह बार बार अजीब हरकतें कर रहा था और खुद ही अपने किए कामों से डरने लगा था। फुलान उसे सीधे सजा देने की बजाय एक और काम में लगा देता है, कैदियों की निगरानी और सप्लाई सिस्टम संभालने का। लेकिन एंड्रयू अब पहले जैसा नहीं रहा था। वह बार बार गलतियां करने लगता है और धीरे धीरे सिस्टम के खिलाफ बगावत जैसी हालत में पहुंच जाता है।
फुलान समझ जाता है कि अब वह भरोसे लायक नहीं है। इसी बीच फुलान एक कठोर फैसला लेता है, जो लोग अब काम के नहीं रहे उन्हें सिस्टम से हटाया जाएगा। यह सुनकर वहां मौजूद लोग भी डर जाते हैं। नोरा की तरफ भी माहौल और भारी हो जाता है। वह अपनी साथी कैदियों को खोते हुए देखती है और पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका डर अब गुस्से में बदलने लगता है। और तभी अचानक एक चौंकाने वाला पल आता है। एलेक्स जिंदा निकल आता है। वह किसी तरह पहले की अफरा तफरी से बचकर वहां तक पहुंच जाता है। नोरा उसे देखकर हैरान रह जाती है। दोनों के बीच कुछ पल का सन्नाटा होता है। फिर बिना कुछ बोले एलेक्स उसका पिंजरा खोल देता है। यहाँ रुकना अब खतरनाक है, चलो। दोनों बिना समय गंवाए वहां से भाग निकलते हैं और जंगल के बाहर खड़ी एक गाड़ी की तरफ दौड़ते हैं। पीछे से आवाजें और हलचल तेज हो जाती है, लेकिन अब उनके पास सिर्फ एक ही मौका था जिंदा बच निकलने का। ट्रक खराब हो जाने के बाद एलेक्स और नोरा के पास कोई रास्ता नहीं बचता, इसलिए वे भागते हुए एक पुराने चर्च में छिप जाते हैं। कुछ देर के लिए लगता है कि शायद वे बच गए हैं, लेकिन बाहर से मुखौटा पहने लोग उनके निशान ढूंढ लेते हैं। डर के कारण दोनों फिर से भागते हैं और जंगल में अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह भागना ज्यादा देर तक नहीं चलता। अचानक एलेक्स का पास का पैर एक छुपे हुए जाल में फंस जाता है। वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है और आगे चलना उसके लिए नामुमकिन हो जाता है। नोरा उसे बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन हालात उसके हाथ से बाहर हो चुके होते हैं। मजबूरी में वह खुद को बचाने के लिए वहां से निकलने का फैसला करती है और एलेक्स वहीं रह जाता है जहां मुखौटा पहने लोग उसे पकड़ लेते हैं। उधर नोरा किसी तरह वापस उसी खतरनाक इलाके तक पहुंच जाती है और बाकी कैदियों की तरफ बढ़ती है। वहां उसे पता चलता है कि भागने का सिर्फ एक ही रास्ता है, एक पुरानी बस, लेकिन उसकी चाबी कहीं सुरक्षित रखी गई है। नोरा हिम्मत जुटाकर फिर से वहां जाती है जहां चाबी हो सकती है। खतरे के बीच वह किसी तरह चाबी हासिल कर लेती है और वापस लौट आती है। इस बार उसके साथ एलिस से भी होती है। दोनों बस तक पहुंचती हैं और इंजन चालू कर देती हैं। लेकिन जैसे ही वे राहत महसूस करती हैं, उन्हें एहसास होता है कि बस पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। वहां पहले से ही वही लोग मौजूद हैं जो पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रहे थे। अब नोरा समझ जाती है कि यह जगह सिर्फ एक फार्म नहीं थी, बल्कि एक पूरा बंद और डरावना सिस्टम था, जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन था। आखिरी पल में नोरा और एलिस से एक दूसरे को देखते हैं। डर, थकान और उम्मीद सब एक साथ, और फिर बस आगे बढ़ जाती है। लेकिन पीछे क्या छोड़ा गया, यह सवाल हवा में ही रह जाता है। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही डार्क और अनसुलझे मोड़ के साथ खत्म होती है।